जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी इलेक्टिव का मॉडल सेट 2 करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, इसके पहले भी हम लोगों ने एक सेट कंप्लीट कर लिया है, ये इसका दूसरा सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको एक पैसेज टाइप का मिलेगा, इसको ध्यान से पढ़ना है। पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर करना है। तो आप इसको पढ़ लीजिए, कभी कभी मॉडल पेपर से हूबहू क्वेश्चन छप जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहले सवाल में कहा गया है आपसे कि बताइए प्रकृति का अत्यधिक दोहन किसके कारण हो रहा है। तो प्रकृति का अत्यधिक दोहन जो हो रहा है, तकनीकी प्रगति और औद्योगिक विकास जो हो रहा है ना, तो इसके कारण हो रहा है। जितना ज़्यादा आप तरक्की करोगे उतना ज़्यादा प्रकृति का दोहन हो रहा है। पर्यावरण को नुकसान किस प्रकार पहुंच रहा है। तो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, जल और वायु प्रदूषण दोनों से पहुंच रहा है। ठीक है, जल भी प्रदूषित हो रहा है, वायु भी प्रदूषण से हो रहा है। प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रकृति के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन को बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। तो पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्य के प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहिए, यानी कि तालमेल बनाकर चलना चाहिए। इसके बाद कहा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर देना। यहाँ पर जो लिखा गया है, पृथ्वी पर मानव का जीवन है प्रकृति के अनुपम देन, वृक्ष नदी पर्वत सागर सब में बसता सृष्टि का जतन, यदि करेंगे हम इनका दोहन खो देंगे सब स्वाभाविक धन, सोच समझकर कदम उठाएं तभी बचेगी धरती जन जन। ठीक है, अब इसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखते हैं क्या पूछता है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि पद्यांश के अनुसार पृथ्वी पर मानव जीवन किसकी देन है। तो ये देन किसकी है, प्रकृति की अनुपम देन है। पद्यांश में किसे सृष्टि का जतन बताया गया है। तो इसमें सृष्टि का जतन बताया गया वृक्ष नदी पर्वत और सागर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आई, इसमें कहा गया कि पद्यांश के अनुसार यदि प्रकृति का दोहन किया गया तो क्या होगा। तो यदि प्रकृति का आप दोहन करोगे तो क्या होगा, पृथ्वी का स्वाभाविक धन खो जाएगा। ठीक है, धरती को बचाने के लिए पद्यांश में क्या सुझाव दिया गया है। तो धरती को बचाने के लिए जो सुझाव दिया गया है, सोच समझकर कदम उठाने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कह रहा है व्यक्तिगत पत्र किस प्रकार का पत्र होता है आपको बताना है। तो ये जो होता है एक औपचारिक पत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि रचनात्मक लेखन में सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है। तो रचनात्मक लेखन में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है, शब्दों का सही उच्चारण, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके अगला सवाल है कि मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है। तो मुद्रित माध्यम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आपका लेखन। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में कौन सा प्रमुख उपकरण आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में सबसे प्रमुख उपकरण जो आएगा वो आएगा आपका रेडियो, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट आते हैं कि सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सामूहिक संचार का मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षा प्रदान करना, मनोरंजन करना, सूचना देना। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंटरनेट किस प्रकार के संचार का माध्यम है। अब इंटरनेट जो संचार का माध्यम है वो डिजिटल माध्यम है। कैसा माध्यम है, डिजिटल माध्यम है। ठीक है, अगले सवाल पे आइए, कह रहा है कि टीवी पर समाचार किस माध्यम का उदाहरण है। अब टीवी पर जो समाचार देख रहे हैं वो दृश्य श्रव्य है, यानी कि आप उसको देखते भी हैं और आप उसको सुनते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, कह रहा है कि समाचार पत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है। तो समाचार पत्र का जो सबसे बड़ा लाभ होता है वो होता है सस्ता होना, हमेशा उपलब्ध रहना, विस्तृत जानकारी देना। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पर, ठीक है, फिर से एक पैसेज टाइप का मिला है आपको प्रश्न, इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि कुटिज के बारे में लेखक ने क्या बताया है। तो कुटिज के बारे में लेखक ने क्या बताया है आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पे बताया है कि कुटिज शान से जीता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, लेखक के अनुसार कुटिज किस तरह से जीता है। तो ये जो जीता है वह शान से और बिना किसी स्वार्थ के जीता है। गद्यांश में कुटिज का जीवन किस प्रकार के सिद्धांतों से प्रेरित है। तो ये प्रेरित है नीति धर्म शान के सिद्धांतों से, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, लेखक ने भीष्म पितामह और अवधूत की भाषा में क्या संदेश दिया है। तो ये संदेश दिया है सुख या दुख, प्रिय या अप्रिय जो मिले उसे शान से स्वीकार कर लेना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद फिर से आपको यहाँ पे देखिए कुछ जो है पद्यांश दिए गए हैं, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ने के बाद प्रश्नों का उत्तर देना है। तो हम लोग प्रश्न पे आते हैं। इसमें कहा गया है समित स्वप्न की मधुमाया का क्या अर्थ है।
तो इसका अर्थ हो जाएगा सपना जो भ्रम और उलझन में बदल जाता है। नेक्स्ट है मेरी आशा आह बावली तूने खोदी सकल कमाई। पंक्ति में कवि किसकी आलोचना कर रहे हैं? तो पंक्ति में कवि जो आलोचना कर रहा है अपनी आशा का कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है गहन विपिन की तरु छाया में का क्या अर्थ है? तो ये अर्थ है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंधेरे में घिरी हुई कठिनाइयाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो प्रस्तुत पद्यांश जो लिया गया है देवसेना के गीत से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल में, कहा गया है कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि कौन माने गए हैं? तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि माने गए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। किस शहर में वसंत अचानक आता है? कौन से शहर में वसंत अचानक आता है? तो बनारस शहर में वसंत क्या आता है? अचानक आता है। नेक्स्ट आते हैं प्रेमगन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो इसकी जो शैली है वो संस्करणात्मक शैली है, ठीक है। हर गोविंद और बड़ी बहुरिया जिस गांव में रहते थे उसका क्या नाम था? तो ये लोग जिस गांव में रहते थे उसका नाम था जलालगढ़। कौन से गांव में रहते थे? जलालगढ़ गांव में रहते थे, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि सूरदास की झोपड़ी किस उपन्यास का अंश है, ये आपको बताना है। तो सूरदास की झोपड़ी जिस उपन्यास का अंश है वो है आपका रंगभूमि, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में, कहा गया है कि बिस्कोहर की माटी पाठ का लेखक कौन है? तो बिस्कोहर की माटी पाठ का यहाँ पर आपको लेखक बताना है कि इसके जो राइटर हैं वो कौन है। इसके राइटर हो जाएंगे विश्वनाथ त्रिपाठी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 30 MCQ में से आप लोगों ने कितना सही किया है, यानी कि 30 में से आपने कितना नंबर लाया है, प्लीज़ हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे होगा यह कि जैसे ही आपके लिए कोई वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन जाएगा। इसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम लास्ट हो चुका है। बीए में अगर आप एडमिशन लोगे तो आपके इस चैनल के माध्यम से बीए की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जब वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो आपको व्हाट्सएप पे हम सारे अपडेट उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमारे दिए गए नंबर पर एक छोटा सा मैसेज कीजिए। जैसे ही आप मैसेज करोगे आपको बहुत सारा लिंक मिलेगा। उस लिंक में आपको देखना है कि आपके क्लास का लिंक कौन सा है, उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर लो। जैसे ही आप उसको ज्वाइन करोगे तो आप अपने क्लास को ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पर सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया सेट 1 एंड सेट 2, आगे सेट 3 भी आएगा। सब्जेक्टिव अगर आप लोगों को अभी से चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया सब्जेक्टिव ला दीजिए, सब्जेक्टिव ला दीजिए। तो सब्जेक्टिव भी आप लोगों के लिए लाने का काम किया जाएगा, ओके। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग पहली बार आए फिर से कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक